आज मैं जैसे ही काम से घर आया था, मेरा बेटा रोता हुआ मुझे मिला था। मैंने बेटे से रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मम्मा ने मुझे बहुत मारा है। वो मेरा इकलौता बेटा था, वो बहुत लाडला भी था। मेरा एकदम से बीपी हाई हो गया था। मैंने बीवी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे इमरान को थप्पड़ मारने की। मेरा गुस्सा देखकर मेरी बीवी एकदम से घबरा गई थी। वो कह रही थी कि उसने आज मुझे गाली दी थी, बस इसी वजह से मैंने इमरान को थप्पड़ मारा है। मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने थप्पड़ मारकर अपने बेटे का बदला तो ले लिया था, जबकि मेरी बीवी मेरा गुस्सा देखकर उल्टा मुझसे माफी मांग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों में मजीद झगड़ा हो। मैं बीवी को गालियां देता हुआ घर से बाहर निकल गया था। जब 2 घंटे बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आया तो मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरी बीवी ने इमरान को थप्पड़ ठीक ही मारा था। अगर आज वो अपनी माँ को गाली निकाल सकता था तो वो कल को मुझे भी गाली दे सकता था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया है, अपनी बीवी को बिला वजह ही थप्पड़ मार दिया है। फिर सोचा चलो बीवी के लिए बर्गर ले जाता हूँ और उससे रात को मना लूंगा। वैसे भी वो मेरे गुस्से से डर जाती थी। मेरी बीवी बर्गर बहुत शौक से खाती थी। मैं बर्गर लेकर घर की तरफ ही आ रहा था कि गली की नुक्कड़ पर मुझे रोता हुआ एक बच्चा मिला था। उसकी जानिब देखकर मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मैं जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और बोला, मुझे बताओ क्या बात है, यूं रो क्यों रहे हो? उस बच्चे की उम्र 5-6 बरस होगी। उसके चेहरे पर इस कदर डर और खौफ था कि मेरा कलेजा छलनी होकर रह गया था। आखिर इस छोटे से बच्चे को रात के इस पैर घर से निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बोला, क्या हुआ है बच्चे, मुझे बताओ। उसने झिझकते हुए मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मेरी मामा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे साथ चलें आप। मैं बोला, बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, अब्बू फौत हो गए हैं, इसलिए मैं और अम्मी तन्हा ही रहते हैं। मैं बच्चे की तकलीफ में उसके पीछे चलता जा रहा था। मैंने सोचा कि उसकी माँ को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हो गया था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे दर्द से करहाने की आवाजें आने लगी थी। मैं भागता हुआ अंदर आया और अचानक पत्थर का बुत बन गया था। उस औरत पर नजर पड़ते ही मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने इतनी खूबसूरत औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरी बीवी का हुस्न भी उस अजनबी औरत के सामने फीका पड़ गया था। मेरी बीवी माहम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने मुझे ये शादी करने की इजाजत नहीं दी थी, तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। माहम की मोहब्बत मेरे सर पर चढ़कर बोल रही थी, इसलिए उस वक्त मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। और अब शादी के 4 साल बीत जाने के बावजूद भी मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया था। जब मेरे बेटे इमरान की पैदाइश हुई तब कहीं जाकर मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैं अम्मी के गले लगकर बड़ी देर तक रोता रहा था। अम्मी और अब्बू ने मुझे माफ कर दिया तो मेरे भाई बहन भी मुझसे मिलने जुलने लगे थे, मगर हम अभी भी अलग अलग घर में रह रहे थे। अचानक उस छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ हिलाया था और बोला, अंकल जल्दी करें, मेरी माँ बीमार है। उस औरत ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, फैजान ये कौन है? वो कहने लगा, मम्मा ये अंकल आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले जो मेरा दिल बिल्कुल मोम हो चुका था, मगर अब ये पत्थर का बन चुका था। मैं उस औरत की बेबसी का फायदा उठा लेना चाहता था। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा था और इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलना था। वो औरत जो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, वो मेरा क्या मुकाबला करती? और ये छोटा सा बच्चा, ये तो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कुदरत नहीं रखता था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अपने बेटे की शक्ल भी आई थी, मगर मैंने अपना सर झटक दिया था और उस बच्चे से कहा कि तुम ये 100 का नोट लो और बाहर से पैनाडोल की गोलियां ले आओ। वो कहने लगा, अंकल आप क्या करने लगे हैं? जैसे उसके अंदर घंटी बज गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने फैजान को कमरे से बाहर धक्का दिया और कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसका इलाज मैं कर लूंगा। मेरे कानों में फैजान की रोने की सदाएं गूंज रही थी। वो औरत भी रो रही थी। उसकी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे फायदा उठा लेना चाहिए। मैंने 2 कदम उस औरत की जाने बढ़ाए और उसके बहुत करीब हो गया। तब उस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए
और बड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना करो, मगर खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने हर मंजर धुंधला हो गया था। मेरे अंदर का शैतान जीत गया और इंसानियत हार गई थी। मैंने उस औरत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। वो बुरी तरह से चीखती रही, मगर मुझे रहम नहीं आया था। जब मैंने ये गुनाह का काम कर लिया तो अचानक शर्मिंदगी ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे पता भी नहीं था कि उस औरत को क्या बीमारी थी और अब वो जिंदा भी थी या नहीं। मेरे जहन में बस यही आ रहा था कि मुझे मौके का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकला था तो फैजान कमरे के बाहर बेहोश पड़ा था। उसका माथा खून से सुर्ख था। जब शायद मैंने उसे धक्का दिया था तब वो बुरी तरह से नीचे गिरा था। जब ही तो वो बेहोश हो गया था। ये मंजर मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी था। मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे इमरान की शक्ल घूम गई थी कि अगर वो इस तरह जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता तो मैं उसे अस्पताल ना ले जाता। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं मजबूर था। मुझे हर हाल में अपना जुर्म छुपाना था, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ था। मुझे लगा था कि ये किस्सा यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म भी हो जाएगा, मगर मैं कहाँ जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने घर के सफर पर रवां दवां था, मगर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एहसास नदामत ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी माहम भागती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल को कुछ हुआ था कि कहीं उसे खबर तो नहीं हो गई कि मैं क्या करके आया हूँ। माहम कहने लगी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं इमरान को नहीं मारूंगी। मैंने उसे अपने हाथ छुड़वाए और जल्दी से कमरे में चला गया था। मेरे बेड पर इमरान सो रहा था। उसे देखकर मुझे फैजान याद आ गया, जो अपनी माँ के कमरे के बाहर बेहोश पड़ा था। मेरे पीछे माहम भी कमरे में आ गई। मैं उसे देखते ही चीख पड़ा और बोला, जल्दी से आओ और इसे उठाकर मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। अब माम को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था। मैं जब सारा सारा दिन उसका ख्याल रखती हूँ, रातों को इसकी वजह से सो नहीं पाती, तो क्या मेरा अपने बेटे पर इतना भी हक नहीं बनता? मैं एकदम से चीखा था कि माहम चुप कर जाओ और इमरान को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। माहम रोती हुई उसे उठाकर दूसरे कमरे में चली गई थी और फिर सारी रात वो भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। इस चीज को मैंने गनीमत जाना था। मैं बेड के कोने पर हक्का बक्का सा बैठा हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कि कैसे वो रात गुजर गई थी। सुबह जब मेरी बीवी कमरे में आई तो वो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर हैरान रह गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि अगर आपको मेरा इमरान को थप्पड़ मारना इतना ही बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दे, मगर अपने साथ ऐसा मत करें। देखिए, एक रात में ही आपकी हालत क्या हो गई है। मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया था। मैं तो खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे माफी मिल सकती। मेरी एक ही रात में जो हालत हो रही थी, वजह यही थी कि मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ था। मैं एहसास से निदामत से झुकता चला जा रहा था। अगर मैं यूं कहूं कि मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया था तो भी गलत ना होगा। मेरा तो ऑफिस जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मालूम था कि अगर घर में पड़ा रहूंगा तो माहम और इमरान मुझे बार बार तंग करेंगे। इसलिए मैं ऑफिस चला गया था। मेरा दिल नहीं लग रहा था। बार बार गलती पर गलती हो रही थी। दिल चाहता था कि कहीं दूर भाग जाऊं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मेरा ताल्लुक बहुत अच्छे घराने से था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मरहले से गुजरूंगा। मुझे न जाने क्या हो गया था कि मैं अपना सब कुछ गवा बैठा था। खैर, जब मैं शाम में घर आया तो मेरी बीवी बन ठन कर मेरे सामने खड़ी थी। वो कहने लगी, आज हम बाहर से खाना खाएंगे। पहले भी ऐसा होता था, जब कभी मेरी और माम की लड़ाई हो जाती तो मैं उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाया करता था और साथ में कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दिलवा दिया करता था। मगर अब हालात कुछ और थे, इसलिए मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, माहम, मैं आज ऑफिस में ही खाना खा कर आया हूँ, तो मैं फिर किसी दिन ले चलूंगा। माहम ने नफी में सर हिला दिया और बोली,
मैं तो आज ही आपके साथ जाऊंगी। मैं उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि ना तो मुझे भूख थी और ना ही मेरा दिल किसी चीज में लग रहा था। मैं आंखें बंद करके सो जाना चाहता था, ताकि मैं हर किस्म की सोच से बरी हो जाता, मगर वो मेरे साथ जिद करने लगी थी। मैंने नफी में सर हिला दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचना शुरू कर दिया था। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो हक्का बक्का सी खड़ी मुझे देखती रह गई थी, जबकि मैं भी उससे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। माम गुस्से से बोली, आपको हो क्या गया है? आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर मुझसे दिल भर गया है तो साफ साफ बता दें, तलाक देना चाहते हैं तो दे दें, मगर मेरे साथ ये सब ना करें। वो इतना कहकर मेरे सामने से चली गई। एक बार पहले भी माहम ने मेरे सामने तलाक का नाम लिया था तो मैं उसके पांव पड़ गया था। मैंने उससे कहा था कि आज के बाद तलाक का नाम भी मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और आज जब माहम ने तलाक का जिक्र किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो इस बात का सुकून हो गया था कि वो मेरी नजरों के सामने से चली गई थी। मेरी जिंदगी एक ही लम्हे में बिल्कुल बदल गई थी। मेरा बेटा इमरान मेरे पास आने लगता तो मैं उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाया करता था। माम ने भी मुझसे कमरा अलग कर लिया था। उसे यही तवक्का थी कि मैं उसे मनाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारा था, मगर मैं उसे मनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए और मैं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठा हुआ था जब इमरान आकर मेरी गोद में बैठ गया। मेरी नजरों के सामने एक बार फिर से फैजान की शक्ल आ गई थी। मैंने इमरान को उठाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उठकर चला गया था। अब तो ये रोज का ही मामूल बन गया था। मैं इमरान से भी प्यार नहीं कर पा रहा था। वो मेरे लिए तरसता रहता था, यहाँ तक कि उसे बुखार हो गया था। माँ मेरे सामने आकर कहने लगी कि अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, मगर अपने बेटे को इस तरह नजरअंदाज मत करें। देखिए, इसे बुखार हो गया है, वो भी आपकी वजह से। वो आपको मिस कर रहा है। एक ही घर में रहते हुए आप उससे दूर हो गए हैं। आ जाइए, उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तब मैंने गाड़ी की चाबी माहम को थमा दी थी और बोला, तुम ले जाओ इसे, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा सकता था, जबकि मैं एक यतीम बच्चे को दरवाजे पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ छोड़कर आ गया था। माहम मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती रह गई थी। वो कहने लगी, ये फकत मेरी औलाद नहीं है, आपकी भी औलाद है। अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो ना लेकर जाएं, मैं भी नहीं लेकर जाऊंगी। मरता है तो मर जाए। माहम के अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मैंने जल्दी से उठकर माहम के हाथ से चाबी छीनी थी और अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने भी यही वजह बताई थी कि बच्चा किसी की कमी महसूस कर रहा है, जबकि सच तो यही था कि इमरान मुझे ही मिस कर रहा था, मगर मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं अपने बच्चे की दवा लेकर घर आ गया। माँ मुंह बनाकर बैठी थी। जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा तो आना ही था। मैं उसे छोड़कर जो गया था, उस रात वाले वाक्य को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी होकर रह गई थी। वो माँ बेटा एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते थे। मुझे यही लगता था कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, यूं ही कुछ दिन सोचते सोचते मजीद गुजर गए थे। मेरे घर में परेशानी ही परेशानी थी। बीवी हर वक्त उदास रहती थी, मुझसे छुप छुप कर रोती रहती थी, मगर मैं उसके आंसू फिर भी देख लेता था, जबकि मेरा बेटा भी हर वक्त मेरे साथ के लिए तरसता था। ऐसे में मेरा घर जहन्नुम बन गया था। मैं सोच विचार करने लगा था कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरे जहन में कोई बात आती ही नहीं थी। इसलिए मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के पास चला गया। वो हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में काम आता था। उसने मुझे देखा तो वो कहने लगा, यार तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तब मैं घबरा गया और बोला, बस कुछ दिनों से बुखार है, इसी वजह से तबीयत खराब रहती है। वो कहने लगा, अच्छा बताओ कैसे आना हुआ। मैं बोला, मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त की परेशानी के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ मुझे बताओ कि क्या बात है। मैंने कहा, मेरे दोस्त से एक बहुत बड़ा गुनाह सरजर्द हो गया है। उसने एक बेबस औरत की इज्जत पामाल कर दी है और उसके बेटे को भी धक्का दिया था।
जिस की वजह से उसे चोट आ गई थी। अब मेरा दोस्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस सूरत हाल से कैसे बाहर आए। शायद उसे उस औरत की बददुआ लग गई है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे 2-4 गालियां दी और कहा कि तुमने ये सब क्यों किया था। मगर अब वो कहता है कि मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो गया था। अब मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ही मुझे बताओ कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, इसका हल यही है कि तुम्हारे दोस्त ने जिस औरत की इज्जत खराब की है उससे जाकर माफी मांगे, और अगर वो बेसहारा है तो उससे शादी करके उसे अपना नाम दे और उसके बच्चे को भी बाप बनकर पाले। शायद इस तरह वो औरत और अल्लाह ताला उसे माफ कर दे और उसको सुकून आ जाए, उसके गुनाह की माफी भी मिल जाए। मैंने अपने दोस्त की बात सुनी तो खुश हो गया था। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा था, इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करके फौरन उसके घर से बाहर निकल आया था। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था जहाँ मुझे फैजान मिला था। मैं फैजान के घर के पास गया तो उसके घर के दरवाजे पर मुझे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ नजर आया था। मैं हैरान था कि ये लोग आखिर कहाँ चले गए हैं। मैंने राहगीर को रोककर पूछा कि यहाँ फैजान और उसकी वालदा रहते थे, वो अब कहाँ गए हैं। उस राहगीर ने मुझे बड़ी हैरत से देखा और कहा कि आप फैजान के क्या लगते हैं। मैं बोला, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। वो राहगीर कहने लगा, कमाल है, आप किस तरह के रिश्तेदार हैं। जब उन दोनों माँ बेटे को आपकी जरूरत थी तब तो आप उनके पास आए नहीं थे। फैजान की माँ के गुर्दे खराब थे, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। फैजान लोगों से मदद मांगता फिर रहा था। हम मोहल्ले वालों ने उसकी बहुत मदद की थी, मगर चंद दिन पहले ही फैजान की वालदा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सुबह जब मोहल्ले की औरतें उनके घर गईं तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि फैजान अपनी माँ के कमरे के दरवाजे में मुर्दा पड़ा था, जबकि उसकी माँ भी बेहोश थी। ये खबर सुनकर मुझे शदीद चक्कर आया था। मैं गिरने ही वाला था। मुझे राहगीर ने संभाल लिया था। वो कहने लगा, हौसला करे, अभी तो आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। दरअसल डॉक्टर्स ने ये बताया है कि फैजान की मौत सर की चोट की वजह से हुई है। यानी जब वो दरवाजे में गिरा तो उसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिससे उसका इंतकाल हो गया था। और जब फैजान की माँ ने अपने बेटे की मौत के बारे में सुना तो वो कोमे में चली गई थी, और फिर एक हफ्ते बाद उसकी माँ भी फौत हो गई। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ से चला आया था। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और साथ ही साथ रोता जा रहा था। मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी। बुखार से मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने नींद की 2 गोलियां एक साथ खा ली और सोने के लिए लेट गया। शायद मैं 3 घंटे ही सोया होऊंगा, मगर ख्वाब में भी मुझे फैजान और उसकी वालदा की शक्ल नजर आती रही थी। मैं सुकून से सो भी नहीं पाया था और उठ बैठा था। मेरी बीवी मेरे लिए परेशान थी। वो कहने लगी, मुझे बताएं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा था और बोला, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे बचा लो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताता, अचानक उसी वक्त मेरे बेटे इमरान के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैं भागकर बाहर निकला तो ये देखकर हैरान हो गया था कि मेरा बेटा छत पर गया था और छत से नीचे गिर गया था। उसके सर पर बड़ी चोट आई थी। माँ मुझ पर चीखने लगी और बोली, इमरान आपका दुश्मन तो नहीं था जो आपने उसे छत पर खेलने के लिए भेज दिया था। मैंने ही इमरान को छत पर खेलने के लिए भेजा था और अब मेरी बीवी मुझे कोस रही थी। मैंने इमरान को देखा तो वो मर चुका था। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरी बीवी ने गिरेबान से पकड़ लिया था और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो कहने लगी, आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी वजह से मेरा बच्चा चला गया है। हम दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मैंने माहम को तलाक देकर घर से निकाल दिया। बेटे को मैंने दफना दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगी थी कि ये महज मेरा डिप्रेशन नहीं था, बल्कि ये तो मेरे गुनाह की सजा थी। ये उस औरत की बद्दुआ मुझे ले डूबी थी जिस पर मैंने जुल्म किया था। मेरा तो सब कुछ छिन गया था। मेरे हाथ खाली रह गए थे, मगर मुझे सुकून अभी भी नहीं मिला था। मैं फैजान और उसकी माँ की कब्र पर पहुंच गया था। पहले तो मैंने नन्हे फैजान से माफी मांगी थी और फिर उसकी वालदा की कब्र पर बैठ गया और रोता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। आधी रात तक मैं उस औरत से माफी मांगता रहा और फिर मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा था कि वो औरत सफेद लिबास पहने हजूम वाली जगह पर खड़ी थी। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया था।
कुछ लोग मुझे जलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी ने मेरे हाथों पर आग फेंक दी थी। मेरे हाथों पर शदीद जलन होने लगी थी और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई थी। इस वाकये को 10 साल हो चुके हैं, मगर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मेरे हाथों की जलन खत्म हुई हो। मैंने हर तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर देखा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सारी सारी रात हाथों पर बर्फ पकड़ कर रखता हूँ, मगर ये जलन बढ़ती ही जाती है। मैं ज़हनी मरीज बन गया हूँ, ना कहीं आता हूँ और ना ही कहीं जाता हूँ। सच कहूँ तो मेरे एक गुनाह ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अगले जहां में क्या मामला होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे जुर्म की सजा इससे भी बढ़कर है। मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और मुझे सुकून मिल जाए।